तो वेलकम टू डिजिटल स्टडी अहमदाबाद। मेरा नाम है राहुल दाकरे और हम भारत का इतिहास पहले लेक्चर पढ़ चुके हैं। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले पहला लेक्चर देखिए, उसके बाद सेकंड लेक्चर पे आइए। बराबर, ठीक है। लाइन टू लाइन आओगे तो सही पढ़ पाओगे तुम लोग, ठीक है। बीच में खुद का मारोगे तो पीछे का छूट जाएगा। पहले पहला पढ़िए। चलो, आज दूसरा लेक्चर है भारत का इतिहास का। पहले हम पढ़ चुके थे भारत के इतिहास के बारे में कि हमें इतिहास कहाँ से हम जान सकते हैं, क्या क्या स्रोत होते हैं जिनके द्वारा हम भारत का इतिहास जान सकते हैं, इतिहास के बारे में जान सकते हैं। और भारत के इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को कितने विभागों में बांटा है वो सब है, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे वो प्राचीन भारतीय इतिहास है। ये प्राचीन भारतीय इतिहास जो है वो भारतीय इतिहासकारों ने उसे 3 भागों में बांटा है। एक प्राग ऐतिहासिक काल है, एक आदि ऐतिहासिक काल है और एक ऐतिहासिक काल है, ठीक है। ये जो 3 विभाग हैं, ये जो 3 विभाग हैं अपने, ठीक है, ये जो 3 विभाग हैं ऊपर, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये 3 विभागों में इतिहासकारों ने इसलिए बांटा है कि यहाँ पर जो इतिहासकारों ने इतिहास जानने के लिए जो खोजें की, जो पुरातत्व विभाग वालों ने उत्खनन मतलब जो खुदाई की, जिसमें अवशेष मिले, जो भी कुछ मिला हो, उस आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो जो पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बारे में जाने तो पहला जो प्राग ऐतिहासिक काल है कि प्राग ऐतिहासिक काल में ऐसा क्या था कि प्राग ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। कुछ भी लिखा हुआ मतलब साक्ष्य कुछ मिला ही नहीं हमें जिससे हम पता लगा सके, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे। पुरातात्विक साक्ष्य मतलब औजार मिले थे हमें कुछ पाषाण से। पाषाण मतलब पत्थरों के जो औजार थे, पहले जो पाषाण काल था उसके औजार मिले थे हमें। उन औजारों के आधार पर प्राचीन भारतीय इतिहास में इतिहासकारों ने उन औजारों के आधार पर इसे पाषाण काल बोला। ये प्राग ऐतिहासिक काल को आप लोग पाषाण काल भी बोल सकते हो। उसमें पाषाण काल और प्राग ऐतिहासिक काल एक ही बात होती है, क्योंकि इतिहासकारों ने जो अवशेष यहाँ से मिले, इस काल के जो अवशेष मिले वो पाषाण ही थे, सब पत्थरों के ही थे, ठीक है। और प्राग ऐतिहासिक काल को इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल मतलब प्राचीन पाषाण काल बोल लीजिए, मध्य पाषाण काल बोल लीजिए, और नव पाषाण काल मतलब आधुनिक पाषाण काल बोल लीजिए, जो अपने अभी की भाषा में अपने बोलते हैं, ठीक है। नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, 3 पाषाण काल थे, ठीक है। पत्थरों का भी विकास हुआ था, वो आगे बढ़ेंगे हम देखें। दूसरा है जो आदि ऐतिहासिक काल है, दूसरे जो भाग में बांटा है। आदि ऐतिहासिक काल में क्या था कि सर, आदि ऐतिहासिक काल में हमें पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध थे, ठीक है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते थे। यहाँ लिखना रह गया है, ठीक है। यहाँ पे लिखना रह गया है कि पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध थे, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं सकते थे। पढ़ नहीं सकते थे, ये लिखना रह गया, और कुछ मत समझना। पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्य जो थे वो उपलब्ध थे हमारे पास। जैसे सिंधु सभ्यता से हमें लिपि मिली। सिंधु सभ्यता की जो लिपि हमें मिली वो पुरातात्विक साक्ष्य था, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सके। उसे अभी तक कोई भी समझ नहीं पाया है कि इस लिपि में लिखा क्या है। उसमें कुछ 95 और 98 चिन्ह थे, चिन्ह द्वारा लिखी जाती थी वो लिपि, ठीक है। उसे अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया। दूसरा है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में आई थिंक अपने थोड़ा बहुत तो जान ही चुके हैं वेदों के बारे में, और वैदिक सभ्यता में आगे भी जानकारी लेंगे कि वैदिक सभ्यता में जो वेद मतलब जो भी ग्रंथ अपने पूरा साहित्यिक साक्ष्य अपने को जो मिले हैं, साहित्यिक सामग्री जो हमें प्राप्त हुई है, ठीक है, उस पर से राजा महाराजा कैसे अपना राज्य चलाते थे, राज्य व्यवस्था कैसे स्थापित की उन्होंने और कैसे उसका निर्वहन करते थे, उसके बारे में अपने जानकारी लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है अपना ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हमें सब मिला, लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हुए, लिपि, यार इसमें कुछ है नहीं गड़बड़, ठीक है, 1 मिनट, हाँ भाई चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो भाई तीसरा है अपना ऐतिहासिक काल, जिसमें हमें लिखित साक्ष्य मिले और लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसलिए लिखा है क्योंकि कोई लिपि है जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, और बहुत सी ऐसी लिपियाँ हैं जिसमें हमें पढ़ रहा है। ऐतिहासिक काल में हमें क्या है, मैं आपको समझा दूंगा कि कौन सी लिपियाँ जो पढ़ चुकी हैं और अपने पढ़ सकते हैं और अपने साक्ष्य मिले हैं जिनसे अपने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अपना प्राग ऐतिहासिक काल। जो पहला जो विभाग था अपना, इतिहासकारों ने बांटा हुआ है इतिहास को, उसका पहला विभाग है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल अपने पढ़ लिया कि 3 विभाग में बांटा, उन्होंने 3 भाग पाड़े उसके, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल
और नवपाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल मतलब क्या कि पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, बराबर, फिर नर्मदा नदी घाट, नर्मदा नदी घाटी है वो घाट रह गया। ठीक है, सोहन नदी घाटी के वहाँ से हमें प्राप्त हुए। पहले तो पूरा पाषाण काल के जो संस्कृति के अवशेष थे वो हमें कहाँ से मिले, वो उसके बारे में लिखा हुआ है कि सोहन नदी घाटी के वहाँ से, बेलन नदी घाटी के वहाँ से और नर्मदा नदी घाटी के वहाँ से मिले। पेबुल, पेबुल मिले हमें, पेबुल, जो इतिहासकारों ने उसे नाम दिया वो पेबुल था। पेबुल क्या होता है कि पत्थर का एक उपकरण होता है। ठीक है, ये जो पेबुल होता है पत्थर का एक उपकरण होता है, औजार होता है, जिससे वो लोग पहले के जो समय में सभ्यता के लोग जो रहते थे, ठीक है, वो इससे शिकार करते थे। इसी पूरा पाषाण काल में अग्नि की भी खोज हो चुकी थी। ठीक है, उसके एक लेवल आगे बढ़ते हैं, मध्य पाषाण काल आता है। मध्य पाषाण काल के प्रमुख जो केंद्र हैं वो बेतवा नदी, सोन नदी घाटी, बेतवा नदी घाटी। आप जब भी इतिहास के कुछ भी तत्व या आपको जो भी अवशेष प्राप्त होंगे वो ज़्यादातर नदी किनारे ही प्राप्त होंगे या नदी की घाटियों में ही आपको प्राप्त होंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए सर क्योंकि नदी के वहाँ ही शहर या मतलब नदी किनारे ही मानव ने बसना चालू किया था। वहीं पर अपना जो था शहर सिटी जो भी सिंधु सभ्यता में बसाया था उन्होंने, वो नदी किनारे ही सभ्यता फली फूलती है, क्योंकि ज़्यादा दूर जाना ना पड़े पानी वानी के लिए। होता होगा कुछ, अभी देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, इतना तो जानो अभी। ठीक है, मध्य पाषाण काल जो है वो था अपना प्रमुख केंद्र बेतवा नदी, सोन नदी घाटी है, वो है मध्य प्रदेश में है। कृष्णा नदी घाटी जो है वो कर्नाटक प्रदेश में है। कर्नाटक प्रदेश कहाँ से हो गया? ठीक है, कर्नाटक में है। ठीक है, और नेवासा जो है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये साक्ष्य क्या दर्शाते हैं कि मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो सब दर्शाते हैं कि पशुपालन यहाँ पर मानव ने पशुपालन की शुरुआत यहाँ पर कर दी थी मध्य पाषाण काल में। ठीक है, इस काल के लोग सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु, क्या बात है, मतलब ढूंढने वाले बहुत खतरनाक ढूंढते भाई हैं। उन्होंने ये ढूंढ लिया कि कुत्ते को प्रथम पालतू पशु बनाया था। ठीक है, चलो मान लेते हैं, लिखा है तो। इस काल के लोगों ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। ठीक है, यहाँ से मानव अस्थि पिंजर का पहला अवशेष जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से मध्य पाषाण काल का मानव अवशेष का अस्थि पिंजर मिला है हमें। ठीक है, इतिहासकार एक लेवल आगे गए। अभी नवपाषाण काल आया। नवपाषाण काल जो आया वो प्रमुख केंद्र था बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे लिखना रह गया भाई, राज्य अपने हिसाब से देखो, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, फिर रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश, सोन घाटी मध्य प्रदेश और सिंहभूमि झारखंड। ठीक है, कि नवपाषाण काल में सर ऐसा मानव ने क्या किया जो इतिहासकारों को मिला कि नवपाषाण काल में मानव ने पहिए की खोज कर दी। भाई साहब, गाड़ियाँ बनेंगी अब। ठीक है, नवपाषाण काल में मानव ने पहिए की खोज कर दी, मानव कृषि करने लगा और मानव स्थायी जीवन जीने लगा। पहले का जो मनुष्य था वो भटकता हुआ जीवन जीता था, कहीं यहाँ तो कहीं वहाँ, कहीं लंदन कहीं अमेरिका, भाई इतना दूर नहीं जाता था। ठीक है, पहले का जो मानव था वो भटकता जीवन जीता था, शिकार की खोज में यहाँ वहाँ घूमता था। आखे टक क्या होता है वो मैं आपको NCERT में सिखाऊंगा। ठीक है, शिकार के लिए वो यहाँ वहाँ घूमता था, कहीं पर भी बसना उसके लिए संभव नहीं था। संभव तो होगा ही पर संभव उसने किया नहीं। ठीक है, चलो। मानव स्थायी जीवन जीने लगा नवपाषाण काल में, मानव कृषि करने लगा नवपाषाण काल में, पहिए की खोज कर दी मानव ने नवपाषाण काल में। ठीक है, ये तो हो गए पाषाण काल के जो तीनों काल थे वो हो गए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे आता है हमारा आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हमने जान लिया तीनों शॉर्ट में। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल के बारे में जानते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल में क्या हुआ। कि आदि ऐतिहासिक काल में साहब धातुओं का युग प्रारंभ हो गया। कैसे? तो क्या हुआ आदि ऐतिहासिक काल में? तो आदि ऐतिहासिक काल में क्या हुआ साहब कि मनुष्य ने धातुओं की खोज करना आरंभ कर दिया कि धातुओं का युग प्रारंभ हो गया है, तो इसे धातु काल कहेंगे। जहाँ पर जो ढूंढते हैं वहाँ धातु काल कहा जाता है। ठीक है, मतलब धातु काल नहीं, मतलब जो खोज जिस काल में होती है उस काल को उस खोज के नाम से
दिया जाता है। धातुओं का युग प्रारंभ हो गया, धातुओं की खोज चालू हो गई, तो मनुष्य धातुओं का उपयोग करने लगा, तो धातु काल के आने लगे। ठीक है, इसी आदि ऐतिहासिक काल का एक संस्कृति अपने को खुदाई करते समय प्राप्त हुई, जिसकी हड़प्पा संस्कृति कही जाती है। अब हड़प्पा संस्कृति कह लो या सिंधु घाटी सभ्यता कह लो, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, इसके बारे में, हड़प्पा के बारे में विस्तृत जानकारी आराम से लेंगे कि कहाँ से क्या मिला। ठीक है, तो भाई इस काल में हड़प्पा संस्कृति की खोज हुई। मनुष्य ने तांबे के उपकरण यानी औजार, मनुष्य ने तांबे के औजार का प्रयोग इसी काल में आरंभ कर दिया। अब तांबा एक धातु है, तो धातु युग तो प्रारंभ हो ही गया भाई, इसलिए इसे ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। क्यों? अब भैया ये समझ नहीं आया कि ताम्र पाषाण काल में क्यों सर कंफ्यूज कर रहे हो? सर ऐसा है कि पहले तो पाषाण काल था, तो मनुष्य पाषाण जो पत्थरों के औजार तो बनाता ही था। अब उसे तांबे का भी ज्ञान हो गया। अगर उसे तांबे का ज्ञान हो गया तो उसने तांबे के औजार बना के पाषाण काल से ज्वाइंट कर दिए, तो ताम्र पाषाण युग हो गया। ठीक है, ताम्र पाषाण युग समझ आ गया? ओके। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया। भाई साहब ऊपर लिख ही दिया है ताम्र पाषाण, तो तांबे का उपयोग तो हो गई। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि आपके दिमाग में ये बैठा रहे कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो वो थी तांबा। ठीक है, तांबा। तांबा कैसे बनता है? कांसा और टीन को मिलाकर तांबा बनाया जाता है। ठीक है, ये था आदि ऐतिहासिक काल में शॉर्ट सी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब थोड़ा आगे देखते हैं कि ईसा पूर्व ईस्वी सन। मैंने आपको पहले ही बोला था कि किसी भी साल के पीछे कभी ई पूर्व लिखा रहता था या ई सन लिखा रहता था। ठीक है, तो उनके बारे में जानकारी मैं बताता हूँ कि ईसा पूर्व और ईस्वी सन क्या होता था। कि वर्तमान में प्रचलित जो कैलेंडर हम वर्तमान में प्रयोग करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ईसाई कैलेंडर अथवा जूलियन कैलेंडर उसे कहा जाता है। ईसाई कैलेंडर क्यों? तो ईसाई कैलेंडर इसलिए कि ईसा मसीह जो थे, पता है ना वो चर्च में आपने देखा होगा वो भगवान क्रॉस पे, हाँ, तो जो ईसा मसीह थे उन्हें ईसा मसीह कहा जाता है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है कि उनका जो जन्म था, जैसे इधर अगर उनका जन्म हुआ है तो इससे पहले का जो समय था ये ईसा पूर्व कहा जाएगा। ठीक है, और इसके बाद का जो जन्म था वो ईसा ईस्वी सन कहा जाएगा। ठीक है, तो ईसा पूर्व जो है उसमें वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। ये भी पूछ लेते हैं कि ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती किस दिशा में होती है, कि उल्टी दिशा में होती है। जैसे 1600 हुआ तो फिर 1400 हो जाएगा, 1300 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। ठीक है, ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ ईस्वी सन, यानी जो जन्म हुआ उसके बाद से चालू हुआ ईस्वी सन। ठीक है, ईसा मसीह का जो जन्म हो गया उसके बाद से ईस्वी सन स्टार्ट हो गया। ईस्वी सन में वर्षों की गिनती सीधी दिशा में की जाती है। 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 95 नहीं जाऊंगा। ठीक है, इतना हो गया, इतना समझ में आ गया कि ईसा पूर्व ईसा सन क्या होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ईसा पूर्व को बीसी भी कहा जाता है, कहीं कहीं बीसी लिखा होगा। ठीक है, बीसी का मतलब आप ईसा पूर्व ही समझना, और ईस्वी सन लिखा होगा वो एडी होगा। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आ गया होगा, मानता हूँ मैं आपको। अब आगे चलेंगे हम। ठीक है, कि आगे क्या हुआ, कि आगे हम सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में जानकारी लेंगे। कि भाई साहब सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में प्राग ऐतिहासिक जो आदि ऐतिहासिक काल था उसमें हमें सिंधु घाटी सभ्यता और उत्तर वैदिक काल के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी लेते हैं कि 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक, 20वीं सदी का द्वितीय दशक जानते हो? 20वीं सदी यानी 1900 हाँ, और प्रथम दशक और द्वितीय दशक ये भी समझाना पड़ेगा क्या? द्वितीय थोड़ा गड़बड़ नहीं लिखा? हाँ ठीक है, चलो हो जाता है, प्रिंटिंग मिस्टेक। 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक गुमनाम सभ्यता थी। अब द्वितीय दशक भी मैं ही समझाऊँ तुमको, ठीक है चलो। द्वितीय दशक होता है 1910, 1900 से लेके 1910 तक एक दशक हो गया। 1911 से लेके 1920 तक द्वितीय दशक हो गया। ठीक है, द्वितीय दशक हो। अब सदी तो 100 होता है, दशक की बात हो रही है। हाँ, 20वीं सदी यानी 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक एक गुमनाम सभ्यता थी। अब जब उत्खनन होगा ना, उत्खनन का वर्ष आएगा तब आपको समझ आएगा कि द्वितीय दशक क्या था। ठीक है, तो 20वीं सदी के तृतीय दशक में
ठीक है। 1920 तक ये कुछ नहीं था, गुमनाम सभ्यता थी। तृतीय दशक जब आया 20वीं सदी का, तब पुरातात्विक शास्त्री जो थे उन्होंने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खोज की। भाई लोग ये तुमने बहुत सुना होगा ये नाम, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। आज जान ही लेते हैं कि इनके बारे में ये हैं क्या, ठीक है। कौन सी घाटी की सभ्यता है? देखो तो सिंधु घाटी की सभ्यता में पुरातात्विक शास्त्रियों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की। सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने का इसका नाम हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। मैं वही लिखता हूँ जो हमें दिमाग में बिठाना है, ठीक है, बाकी ज्ञान नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा ही खोजा गया था, इसलिए हड़प्पा नाम भी डाल दिया इसका, हड़प्पा सभ्यता नाम रख दिया गया। उत्तर से दक्षिण में लगभग ये 1100 किलोमीटर फैली हुई है, पूर्व से पश्चिम में ये 1600 किलोमीटर फैली हुई है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार स्वरूप में है। अब जरा देखते हैं यहाँ कि उत्तर में ये जो है, ठीक है, समझना ध्यान से, एक ही मिनट, पर्पल चलेगा, ठीक है, चलो पर्पल। जो सिंधु सभ्यता जो है ये उत्तर में जम्मू कश्मीर में जो मांडा है ना, मांडा अखनूर जिला, वहाँ तक फैली हुई है। नदी कौन सी? चिनाब नदी। मैंने पहले ही कहा है कि कोई भी सभ्यता का विकास नदी किनारे ही होता है, ठीक है। चलो ये तो पता चल गया कि आपको उत्तर में, आपको पूछे कि उत्तर में कहाँ तक सिंधु सभ्यता है, तो मांडा अखनूर जिला जम्मू कश्मीर, ओके, ठीक है। चलो दूसरा, पश्चिम में सर बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है अभी, बराबर, बलूचिस्तान के सुतकोंगेडोर में और दासक नदी किनारे है, ठीक है। फिर सर के पूरब में अपना हिंडन नदी सुना होगा उत्तर प्रदेश वालों, हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी किनारे आलमगीरपुर, मेरठ जिला है, मेरठ वासियों, मेरठ जिला है आलमगीरपुर में, हिंडन नदी किनारे ये पूर्व तक फैला हुआ है। दक्षिण में सर ये महाराष्ट्र में फैला हुआ है, नर्मदा नदी के किनारे, देमाबाद, अहमदनगर जिला है, देमाबाद। इतना याद रखना कि उत्तर में जम्मू कश्मीर से टच है, पश्चिम में तो पाकिस्तान पहुंच गए भाई साहब, और पूरब में अपना उत्तर प्रदेश तक ही रह गए और नीचे महाराष्ट्र तक ही चले गए, ठीक है। अब महाराष्ट्र के नीचे से कर्नाटक नाम लिया था, कर्नाटक पाषाण काल थे, उनको ध्यान मत लगाना, सिंधु सभ्यता की बात हो रही है, ठीक है। चलो ठीक है, समझ गए, ओके। नेक्स्ट ये है कि वर्ष 1921 आया, उसमें भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के दयाराम साहनी ने उत्खनन कर प्रमुख नगर हड़प्पा का पता लगाया। वाह वाह, तालियां बजी होंगी ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अपने क्या कि 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI, ठीक है, कि दयाराम साहनी ने उत्खनन कर प्रमुख नगर हड़प्पा का, तो हड़प्पा का पता किसने लगाया? मेन पॉइंट ये है कि हड़प्पा का पता दयाराम साहनी ने लगाया 1921 में। अब यहाँ देखो भाई, वर्ष 1921 से आपको क्या समझ में आया? तृतीय दशक चालू हुआ, यहाँ बोला गया था कि तृतीय दशक में, ठीक है। वर्ष 1921 में अपने हमें वर्ष याद रखना है, उत्खननकर्ता जो सर्वेक्षण विभाग के जो उत्खननकर्ता थे, बराबर, दयाराम साहनी, वो याद रखने हैं, और उन्होंने क्या खोज की? हड़प्पा का पता लगाया, वो भी हमें याद रखना है, ठीक है। उसके एक साल बाद दूसरे भाई साहब आए, वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। वेरी गुड, भाई साहब ने एक ने हड़प्पा नगर की खोज की, एक ने मोहनजोदड़ो की खोज की। तो 1921 में दयाराम साहनी हड़प्पा, 1922 में राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब जो इतिहासकार थे उन्होंने हड़प्पा का समय 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व का माना गया। अब सर उनको कैसे पता चला कि ये 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी? गुड क्वेश्चन, अब मैं बताता हूँ। एक थी अपनी रेडियो कार्बन पद्धति आती है C14, ठीक है। रेडियो कार्बन पद्धति से हम इतना पता लगाया जा सकता है कि कौन सा अवशेष कितना पुराना है, ठीक है। रेडियो कार्बन पद्धति से हमें इतना पता लगा सकते हैं कि जो हमें अवशेष जो प्राप्त होते हैं वो कितने पुराने हैं, जिसे हम, एक मिनट, आपको तो रेडियो कार्बन दिखी नहीं होगी, ओके सॉरी, अब ठीक है। वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। फिर हड़प्पा सभ्यता का जो समय था वो इतिहासकारों ने 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया। कैसे माना गया सर? माना इस तरह गया बेटा कि रेडियो कार्बन पद्धति होती है एक अपनी, ठीक है,
एक रेडियो कार्बन पद्धति होती है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वो अवशेष कितना पुराना है। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आपको, तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। नेक्स्ट 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 हाँ, सिंधु घाटी के सभ्यता के प्रमुख स्थल। अच्छा दिखेगा नहीं है ना, तो मेरी शक्ल भी नहीं पढ़ लोगे थोड़ी देर। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, पहला स्थल जो था वो है हमारा हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अब पर्पल नहीं लेंगे, हम लेंगे पिंक। ठीक है, चलो हड़प्पा के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हड़प्पा की खोज कब हुई, शॉर्ट में फटाफट याद रखना है तुम्हें। ठीक है, हड़प्पा की खोज 1921 में खोज हुई। ठीक है, रावी नदी किनारे, कहाँ खोज हुई, रावी नदी किनारे। ओके, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी ज़िलों में। अभी पाकिस्तान में है जो पंजाब प्रांत, पहले भारत में था, वो मोंटगोमरी ज़िला है। पाकिस्तान पंजाब प्रांत मोंटगोमरी ज़िला, इतना याद रखना। ठीक है, स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा। ठीक है, अर्ध औद्योगिक नगर। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा गया क्योंकि दोनों सेम टू सेम ही लगते थे, थोड़े बहुत सेम थे। यहाँ से क्या मिला कि यहाँ से मिला शंख का बना बैल मिला, गेहूं व जौ के दाने मिले। अब देखो यहाँ तुम्हारी सुविधा के लिए हमने मैप भी लगाया है साइड में। ये जो है रावी नदी, ये रही यहाँ पर रावी नदी है। ठीक है, यहाँ पर ये हड़प्पा नगर मिला। ठीक है, अब हड़प्पा नगर यहाँ पर मिला। ठीक है, हड़प्पा नगर यहाँ पर मिला। ठीक है, यहाँ से रावी नदी किनारे हड़प्पा नगर मिला। अब ये नदी जाती तो यहाँ आगे है, आगे जाके सिंधु नदी मिल जाती है। सिंधु नदी मिलेगी तो हड़प्पा से दूर जाके मोहनजोदड़ो है। ठीक है, तो ये जो अभी का हड़प्पा नगर है रावी नदी किनारे मोंटगोमरी ज़िले में। ठीक है, रावी नदी किनारे मोंटगोमरी ज़िले में पंजाब प्रांत में है, जो अभी का पाकिस्तान में है। ठीक है, एक और बात थी कि इसे त्रिभुजाकार कहा गया। ये जो त्रिभुजाकार दिख रहे हो आप, ये त्रिभुजाकार ये बनाया तो ये भाई ने त्रिभुजाकार ही था, थोड़ा सा इसे इधर से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, बाकी तो ये त्रिभुजाकार ही कहा जाता है इसे। ठीक है, अब दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो क्या है कि सिंधु नदी के तट पर, ये रहा सिंधु नदी के तट पर सिंध में, कहाँ पर, सिंध में। ये जो एरिया है वो पूरा सिंध है जो अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, वहाँ पर लरकाना जिला है एक, यहाँ कौन सा जिला है, लरकाना जिले में इसकी खोज हुई। तो फिर से ध्यान से देखो, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर सिंध पाकिस्तान में लरकाना जिले में इसकी खोज हुई है। ठीक है, इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की। मैंने आगे आपको पढ़ा दिया। 1921 में अपने जो थे दयाराम साहनी, उन्होंने 1922 में राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, अब भैया मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला, तो भाई साहब एक मिनट, मोहनजोदड़ो से हमें बृहद स्नानागार महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल मिला। बहुत ही बड़ा हमें स्नानागार मिला, जिसे आप लोग अभी क्या कहते हो, अरे वो क्या कहते हैं, स्विमिंग पूल। हाँ, स्विमिंग पूल, बृहद स्नानागार महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल मिला। सार्वजनिक स्थल ही होता है स्विमिंग पूल, सब लोग जा सकते हैं, पैसे भरो, चड्डी पहनो, कूद जाओ। हाँ, ठीक है, बृहद स्नानागार मिला हमें। फिर एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति पाई गई। अरे भाई साहब, नर्तकी की मूर्ति मैं रखना भूल गया हूँ, यहाँ पर नर्तकी की मूर्ति आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति पाई गई। ठीक है, और फिर हमें जो मिला वो था मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति पाई गई। ठीक है, मिट्टी का तराजू भी हमें मिला वहाँ से। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो में से मिला। ठीक है, इतना याद रखना हमें क्या क्या हड़प्पा से मिला और क्या क्या मोहनजोदड़ो से मिला। ओके, नेक्स्ट चलो, तो भाई मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में हमने जान लिया ये स्लाइड में। अब यहाँ पर आगे देखते हैं हम, जो तीसरा हमें मिला वो चहुंदड़ो था। चहुंदड़ो कहाँ था सर, कि चहुंदड़ो था वो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था। कहाँ था चहुंदड़ो, के दक्षिण पूर्व में था सर। यहाँ पर हमने इसकी खोज की चहुंदड़ो की, यहाँ से यहाँ की दूरी 130 किलोमीटर हो जाती है भाई साहब। और ये तो हो गया दक्षिण, इधर साइड चले गया तो पूर्व थोड़ा। ठीक है, मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में चहुंदड़ो था। कहाँ पर, सिंध प्रांत में ही, जो पाकिस्तान में 130 किलोमीटर सिंध प्रांत हो गई ना। हाँ, खोज 1934 में की गई।
ठीक है। किसने खोज की? एन गोपाल मजमूदार ने की, ठीक है। एकमात्र खोज यानी वही खुदाई काम उसका किया था, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, एकमात्र पुरातत्व जहां वक्राकार ईंटें मिली। वक्राकार ईंटें जानते हो? वक्राकार, वक्र आकार में होता है, उसे वक्राकार कहा जाता है। सीधी ईंटें नहीं मिली थी वहां पर, ठीक है, सीधी ईंटें नहीं मिली थी। फिर मनका बनाने का कारखाना मिला। मनका जो होता है ना, हाँ, भट्टी की खोज की वहां पर, जो भट्टी थी वो, ओके। फिर कंघा मिला वहां पर। बाल हाँ, बाल तो होंगे, टकले थोड़ी ना होंगे पहले के लोग। कंघा मिला, अलंकृत हाथी मिला, हाथी के अवशेष मिले वहां पर, 4 पहिया मिला वहां पर, ठीक है। ये सब मिला हमें चहुंदड़ों से। याद रखना, चहुंदड़ो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंध प्रांत में है, ये याद रखने की जरूरत है। फिर खोज 1934 में हुई, ये याद रखने की जरूरत है। एन गोपाल मजमूदार ने की, ये याद रखने की जरूरत है, ठीक है। और क्या क्या मिला? वक्राकार ईंटें मिली, ये याद रखने की जरूरत है। मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज हुई, ये याद रखने की जरूरत है। कंघा मिला, अलंकृत हाथी, 4 पहिया मिला, ये याद रखने की जरूरत है। चौथा जो आता है वो बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण, समझो उसको भाई, खोज को, बराबर। चौथी जो खोज है वो है लोथल की। लोथल कहाँ है? कि गुजरात के अहमदाबाद जिले, मेरे घर के पास नहीं है, हाँ, गुजरात के अहमदाबाद जिले, अहमदाबाद से कुछ 80 किलोमीटर दूर, गुजरात के अहमदाबाद जिले में ये था। कहाँ पर था? कि भोगावो नदी के किनारे सरगवाला गांव में। कहाँ था? भोगावो नदी किनारे सरगवाला गांव में ये लोथल हमें मिला, ठीक है। धौलका तालुका जो है हमारा अहमदाबाद में, तालुका है धौलका, वहाँ पर भोगावो नदी किनारे सरगवाला में मिला। यहाँ पर होगा लोथल। 1 मिनट, ये रहा लोथल अपना, ठीक है। खोज 1955 में की। किसने की? SR राव ने की, ठीक है। प्रमुख बंदरगाह था, यह प्रमुख बंदरगाह था प्राचीन। यहाँ पर जो थे वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लोथल के बंदरगाह से ही होते थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में भी हमें देखा जा सकता है। पश्चिमी एशिया के व्यापार का प्रमुख स्थल था। लो, पश्चिम जो एशिया था उसके व्यापार का प्रमुख स्थल था ये, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिला? धान, चावल, बाजरे का साक्ष्य, बाजरे का और चावल का साक्ष्य मिला हमें। धान की भूसी मिली हमें, भूसी जो होती है ना वो मिली। 3 युगल समाधियाँ मिली, यहाँ पर जो समाधियाँ मिली, और छोटा दिशा मापक यंत्र मिला। ऐसा था कि 3 युगल समाधियाँ मिली हमें। 3 युगल यानी जो समाधियाँ दी गई थी उनका जो मस्तिष्क था वो उत्तर दिशा में रखा जाता था, ठीक है। और छोटा दिशा मापक यंत्र भी मिला था, एक दिशा मापक यंत्र था, ठीक है। और धान की भूसी मिली थी। यहाँ पर ये जो बंदरगाह है, ठीक है, डॉकयार्ड बोलते हैं इसको, डॉकयार्ड बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह था ये लोथल, ठीक है। नेक्स्ट अब जाते हैं, फिर क्या मिला? फिर हमें राखी गढ़ी मिला भाई, राखी गढ़ी। अब हम भारत में घूम रहे हैं, पहले पाकिस्तान में घूम रहे थे, ठीक है। राखी गढ़ी मिला। राखी गढ़ी कहाँ है? कि राखी गढ़ी हमें, ये रहा राखी गढ़ी, हरियाणा राज्य के हिसार जिले में है। राखी गढ़ी जो है हरियाणा राज्य के हिसार जिले में है, ठीक है। राखी गढ़ी के बारे में इतना ही, ठीक है। खोज किसने की हमें नहीं पता, अब आगे देखते हैं। खोज हम किसने की वो खोज भी कर लेंगे आगे, ठीक है। क्या राखी गढ़ी के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है, जो महत्वपूर्ण बात है वही मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है। महत्वपूर्ण बात है, मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने, जो एक ग्लोबल हेरिटेज फंड होता है, जो भी हेरिटेज विरासतें, विरासत जो होती है ना, हेरिटेज स्थल जो भी होते हैं वो जो मिलते हैं, उनका एक संस्था होती है, ग्लोबल हेरिटेज फंड ने एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है जो विनाश के कगार पर हैं, राखी गढ़ी को, ठीक है। फिर आता है अपना कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है सर? कि कालीबंगा अपना राजस्थान में कहाँ? कि गंगानगर जिले, राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर। कहाँ पर? घग्गर नदी के तट पर, ठीक है, घग्गर नदी के तट पर 1951 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। 1951 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। यहाँ के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों से हुआ है। यहाँ की जो ईंट थी, भवन बने थे, उनका निर्माण कच्ची ईंटों से हुआ है। शवों के दाह संस्कार के प्रमाण मिले, यहाँ शवों के दाह संस्कार होते थे,
ठीक है, वहाँ अपने जो लोथल में मिला था वहाँ समाधियाँ मिली थी, ठीक है। फिर जुते हुए खेत हमें यहाँ से मिले हैं, ठीक है। जो राजस्थान का कालीबंगन है, ये जुते हुए खेत जो मिले हैं राजस्थान का जो कालीबंगन है, ठीक है, राजस्थान का जो कालीबंगन है यहाँ से हमें जुते हुए खेत मिले हैं। इसे राजस्थान के कालीबंगन को हड़प्पीय सभ्यता का कृषि क्रांति का मुख्य स्थल माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ही हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। इसलिए कांच मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं, सिलबट्टा मिला है, सूती कपड़े की छाप मिली है, मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं, ठीक है। सातवां आता है बनवाली, कि बनवाली हमें कहाँ से मिला। तो बनवाली जो है वो एक और बार हरियाणा चलेंगे हम, हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में स्थित है। इस पुरास्थल की खोज 1973 में हुई, R.S. बिष्ट ने की, ठीक है। यहाँ क्या मिला कि मिट्टी का बना हल मिला, ठीक है, ये रहा बनवाली यहाँ पर हरियाणा। मिट्टी का बना हल मिला, अधिक मात्रा में जौ मिला, जौ बोलते हैं ज्वार जैसा होता है जौ, वो मिला, ठीक है। दूसरा आता है एक धोलावीरा, ये फिर आए ना हम गुजरात में, धोलावीरा, ठीक है। फिर देखें, अब तो हम देखेंगे वापस से, ठीक है। हाँ, तो धोलावीरा जो है गुजरात के कच्छ ज़िले में है। धोलावीरा कहाँ है? धोलावीरा जो है गुजरात के कच्छ ज़िले में, ठीक है। धोलावीरा जो है गुजरात के कच्छ ज़िले में अपना भचाऊ तालुका है, वहाँ पर खदीरबेट के वहाँ पर है, ठीक है। ये जो भचाऊ तालुका है अपना, ये भचाऊ तालुका गुजरात के कच्छ ज़िले में भचाऊ तालुका में खदीरबेट में। इसकी खोज 1967 में, ईस्वी सन 1967 में जेपी जोशी ने की। किसने की? जेपी जोशी ने की। यहाँ के निवासी जल संरक्षण की तकनीक से तकनीक से परिचित थे। यहाँ पर जल संरक्षण किया जाता था। यहाँ एकमात्र स्टेडियम मिला है, खेल का मैदान, मैच वैच होते हैं, ये खेल का मैदान यहाँ पर हमें मिला है। अब धोलावीरा की एक और व्यवस्था, क्या बोलते हैं उसको, धोलावीरा की एक और बात है कि धोलावीरा में जो नगर व्यवस्था थी, मतलब नगर, वो 3 विभाग में थी। पहले ऊपर शासक जो रहते थे, शासक अधिकारी उनका था, नीचे जो मध्य नगर था वो अन्य अधिकारियों का था, और जो सबसे नीचे नगर था यहाँ पर, वो सामान्य जनता जो रहती थी उसका नगर व्यवस्था थी, ठीक है। और उसके बाद आता है सुरकोटदा, ठीक है, सुरकोटड़ा में हमें क्या मिला कि घोड़े की अस्थियाँ मिली, मतलब यहाँ घोड़े भी थे, ओके, हाथी मिला, घोड़ा मिलेगी, घोड़े की अस्थियाँ थी। विशेष प्रकार का कब्रगाह भी मिला यहाँ पर, विशेष प्रकार का, कि यहाँ पर जो कब्र थी वो कैसे थी, उस विशेष प्रकार का कब्रगाह था। तो ये जो हमने नहीं की, मतलब अपने पुरातत्व के शास्त्रियों ने जो खोज की उस बारे में था, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हड़प्पीय लिपि और सामाजिक जीवन कैसा था। जो हड़प्पीय सभ्यता के लोग थे उनका सामाजिक जीवन कैसा था, और हड़प्पीय लिपि क्या थी, कि लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह थे। ये थोड़ा डाउट है, ठीक है, डाउट कुछ नहीं है। लिपि जो थी हड़प्पी लिपि, उसमें 64 मूल चिन्ह थे, बराबर। जो सैलखड़ी की आयताकार मुहरों पर मिले, सैलखड़ी जानते हो, सैलखड़ी जो होता है वो आयताकार मुहरों पे मिले। तो हड़प्पी लिपि जो थी उसमें मूल चिन्ह जो थे 64 मूल चिन्ह थे। सैलखड़ी की आयताकार मुहरों पर, सैलखड़ी एक पत्थर होता था, मतलब उस पर आयताकार, जिस पे मुहरें अच्छे से छप जाएं वो होता था, आयताकार मुहरों पर मिलते हैं। सबसे पुराना नमूना जो मिला इसका वो 1853 ईस्वी सन में मिला था, सबसे पुराना। उसके बाद सब खोजी हुई। जो इस लिपि जो होती है वो चित्रात्मक थी, जो मतलब चित्र ही थे उसमें, इसलिए अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया, इसको समझ नहीं पाया, ठीक है। पिटोग्राफ थी, चित्रात्मक लिपि जो थी उसे पिटोग्राफ कहा जाता है। ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक है। इस पद्धति को ब्रुश ट्रोकेडन कहा जाता है। जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है उसे ब्रुश
ब्रूस्ट्रोकैडन कहा जाता है। ठीक है, ये जो हड़प्पाई लिपि के बारे में था, उनका सामाजिक जीवन कैसा था? तो सामाजिक जीवन जो था सर, सामाजिक जीवन कुछ ऐसा था कि वो मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, मातृ देवी की पूजा करते थे। समाज उनका चार वर्गों में बटा हुआ था। पहला पुरोहित, दूसरे योद्धा थे, तीसरे व्यापारी थे और श्रमिक वर्ग थे। 4 वर्ग में उनका समाज बटा हुआ था। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे, सोने चांदी और तांबे कांसे के, मतलब सोने चांदी तो खोज हो चुकी थी, सोने चांदी के पहनते थे, शंख के बने हुए पहनते थे। दोनों जन मतलब आभूषण पहनते थे। सूती व ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। मिश्राहारी थे और मनोरंजन के लिए पासा खेलते थे। पासा, ठीक है, पासा खेलते थे। तो ये सब जो था वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में था। ठीक है, इतना हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ चुके हैं, मतलब कि हमारा जो है, हम जो हैं वो यहाँ तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सिंधु सभ्यता तक पढ़ चुके हैं। सिंधु सभ्यता बोलो या हड़प्पा सभ्यता, एक ही बात है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो आएगा भारत के प्राचीन इतिहास का, उसमें वैदिक सभ्यता के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम वैदिक सभ्यता के बारे में आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो आप आइए, पढ़िए और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और क्या है, फैलाइए। जिसको भी पढ़ना हो पढ़े, आए आराम से पढ़े, अच्छा से पढ़े। और कुछ भी प्रॉब्लम आपका आ रही है, आप कमेंट में मुझे लिख सकते हो कि सर हमें ये समझ नहीं आ रहा है, या कोई भी क्वेश्चन है आपका तो वो भी हमें लिख सकते हो आप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।